हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उस जिसमें हम सब सब्जेक्ट के एमसीक्यू करवा रहा हूँ मैं। तो उस एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सिविक्स का पावर शेयरिंग, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम शुरू के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे इस चैप्टर के। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड डैश। बेल्जियम अपने बॉर्डर्स शेयर करती है फ्रांस जो कंट्री से, नीदरलैंड, जर्मनी से और किससे? इन चारों में से और किससे शेयर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लग्जमबर्ग। ये एक कंट्री है जिससे बेल्जियम अपने बॉर्डर्स शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल्स 80% पीपल स्पीक डैश। तो जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसल्स, उसमें 80% पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेंच। ब्रुसल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, उसमें 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, जो बेल्जियम कंट्री है उसका पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेल्जियम में जो बेल्जियम की कंट्री है उसमें 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% पीपल वोलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो बचे हुए 1% है वे बेल्जियंस जर्मन बोलते हैं। और जो ब्रुसल्स कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें 80% पीपल फ्रेंच और 20% पीपल डच बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3। 20% ऑफ पीपल ऑफ ब्रुसल्स स्पीक। ब्रुसल्स जो कंट्री है बेल्जियम की, कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें 20% पीपल कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डच होगा। डच भाषा बोलते हैं ब्रुसल्स में 20% पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ब्रुसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट। ब्रुसल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिली, वो स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल। कि डच स्पीकिंग जो पीपल थे, डच बोलते थे, वे कम थे कंट्री में, और जो कैपिटल थी ब्रुसल उसमें ज़्यादा थे। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी देखिए, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो ये आंसर सही है, क्योंकि डच 59% पीपल जो थे कंट्री बेल्जियम में, वे डच बोलते थे, जो कि मेजॉरिटी थी कंट्री में, जबकि ब्रुसल्स जो वहाँ की कैपिटल थी उसमें सिर्फ 20% पीपल ही डच बोलते थे। तो वे माइनॉरिटी थे कैपिटल में और मेजॉरिटी थे उसमें कंट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे के 2 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज़ तमिल स्पीकिंग। श्रीलंका की पॉपुलेशन का कितना परसेंट पीपल तमिल बोलते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18%। श्रीलंका में 18% पॉपुलेशन तमिल बोलती थी और 76% पीपल वहाँ पर सिन्हला बोलते थे, सिन्हलीज लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पीपल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड। ऐसे पीपल जिनके फोर फादर्स यानी कि जिनके पूर्वज इंडिया आए थे, केम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए थे श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स बनकर, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड। कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है ऐसा पीरियड जिस टाइम पर ब्रिटिश आए थे इंडिया में राज करने के लिए, और अपना राज, जब ब्रिटिशर्स अपना राज चला रहे थे इंडिया पर, तो उस पीरियड को कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। तो ऐसे पीपल जो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से श्रीलंका चले गए थे, उनके फोर फादर्स, उनके पूर्वज
तो ऐसे पीपल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस है श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, तमिल इंडियंस या इंडियन श्रीलंकन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन तमिल्स। यहाँ पर ऑप्शन सी भी है तमिल इंडियंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हें कहते थे इंडियन तमिल्स, क्योंकि तमिल इंडिया के जो तमिल्स थे वे चले गए थे श्रीलंका में, तो इंडिया से गए थे, इसलिए इंडियन तमिल्स, वे इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द सिन्हलीज स्पीकिंग पीपल इन सिन्हला आर। एक भाषा है जो कि बहुत ज़्यादा बोली जाती है श्रीलंका में, 74% पीपल बोलते हैं सिन्हला। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, बहुत सारे सिन्हली स्पीकिंग पीपल जो श्रीलंका में हैं उनका रिलीजन पूछा है, क्या है? हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स या बुद्धिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बुद्धिस्ट। वे जो लोग सिन्हला बोलते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट्स हैं, यानी बुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 1949, 1950, 1948 या 1951। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया था। और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, एक साल बाद ही श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन डैश एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हलीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhalese applicants for university position and government jobs. तो कौन से ईयर में एक ऐसा एक्ट पास हुआ था जिसने सिन्हलीज लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, यानी सिन्हलीज के अलावा और कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। ऐसा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था जिसमें तमिल को भी डिसरिगार्ड कर दिया था, मतलब कोई जगह नहीं दी थी ऑफिशियल लैंग्वेज में। द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो की जिन्होंने प्रेफर किया सिन्हली एप्लीकेंट्स को, यानी सिन्हली बोलने वाले लोगों को यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट जॉब देने के लिए। तो बेसिकली एक एक्ट पास हुआ था, वो पास हुआ था ईयर 1956 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956, जिसमें सिन्हलीज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज एकमात्र बना दिया गया था और तमिल को डिसरिगार्ड किया, यानी कोई जगह नहीं दी थी ऑफिशियल लैंग्वेज में। और सारी जो पॉलिसीज़ थी वो गवर्नमेंट ने उसके फेवर में की कि सब कुछ आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेंगी सिन्हलीज लोगों को जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी में पोजीशंस भी मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। 10th क्वेश्चन देखिए, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द डैश अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो ये गवर्नमेंट के मेजर्स आ रहे थे एक के बाद एक, इन्होंने धीरे धीरे क्या इंक्रीज कर दिया श्रीलंकन तमिल्स के अंदर, क्योंकि वो सिन्हलीज के फेवर में थे, तो श्रीलंका तमिल्स के अंदर कैसी भावना आ रही थी अपने अगेंस्ट कुछ काम होते हुए देखकर। प्रोटेस्ट्स, फेवरेटिज्म, फीलिंग ऑफ एलिनेशन या सबऑर्डिनेशन। तो ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबऑर्डिनेशन मतलब उनके साथ साथ चलना, यानी कि उनके फॉलो करना, बिल्कुल भी नहीं, वे फॉलो नहीं कर रहे थे। और फेवरेटिज्म, उनका फेवर भी वे नहीं कर रहे थे। तो कैसी फीलिंग आई थी? तो फीलिंग आई थी ऑप्शन सी, फीलिंग ऑफ एलिनेशन, यानी कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही है और हमें अपने नेशन से ही अलग कर दिया जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स के अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग डैश। 1980s तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे जो कि डिमांड कर रहे थे क्या? सर्टेन राइट्स, इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट, सॉवरेन स्टेट या प्रायोरिटीज इन जॉब्स फॉर तमिल।
तो बेसिकली वे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट एलम स्टेट, यानी कि अपना एक अलग स्टेट, तमिल्स के लिए एक अलग स्टेट डिमांड कर रहे थे जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। एलम को ही स्टेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12, व्हेन डिड सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड? सिविल वॉर श्रीलंका का कब खत्म हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 2009 में सिविल वॉर श्रीलंका का खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मैनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बदला गया 1970 और 1993 के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स। 4 बार बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था इन 23 सालों में, 1970 से 1993 के बीच में। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स डैश इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में इक्वल राइट्स मिले थे, तो बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या प्रिस्क्राइब किया, यानी कि क्या उसने बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक्सप्लेन क्या किया गया। तो जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वे कैसे होंगे सेंट्रल और गवर्नमेंट में? वे इक्वल होंगे, या फिर डच स्पीकिंग मोर होंगे, या फ्रेंच स्पीकिंग मोर होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शैल बी इक्वल, क्योंकि बेल्जियम में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट 15th और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, व्हाट पावर्स डज इट होल्ड? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट की गई थी बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, एक लैंग्वेज कम्युनिटी से, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग से। तो इसके इस गवर्नमेंट में क्या क्या पावर्स होल्ड करती थी ये गवर्नमेंट? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करती थी ये गवर्नमेंट, या पॉलिटिकल इश्यूज़ को, या डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ को, या इन सब इश्यूज़ को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा इलेक्ट की गई थी, जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब डच का भी एक रिप्रेजेंटेटिव, फ्रेंच का भी और जर्मन का भी, तो इन पीपल्स ने ये जो गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, ये इसके पास पावर्स थे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को ये हैंडल कर सकती थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लिए हैं पावर शेयरिंग के, जो कि वीडियो पार्ट 1 है। इस चैप्टर के लिए मैंने 30 MCQs बनाए हैं। नेक्स्ट MCQ 16 से लेके 30 तक इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक फिर दे दूँगा इसका। तो होपफुली आपको ये MCQs समझ में आ गए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको और स्टडी मटेरियल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।